चैप्टर 69 मुझे और अभ्यास की आवश्यकता है। पिछले अध्याय में दक्ष ने चेतश से कहा कि उसे समझ नहीं आता कि वह उसे कचरे का टुकड़ा क्यों कह रहा है, जबकि वह स्वयं एक बेकार इंसान है। क्योंकि चेतश नायक परिवार का सबसे निम्न स्तर का व्यक्ति था और उसका परिवार में कोई सम्मान नहीं करता था। इसके बाद जब चेतश ने दक्ष के ऊपर हमला किया, तब दक्ष ने चेतश के मुक्के को अपनी हथेली से रोक दिया, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। इसके बाद दक्ष ने चेतश के मुक्के पर दबाव डाला और चेतश का मुक्का कुचल दिया, जिससे चेतश की चीख निकल गई। इसके बाद दक्ष ने कहा कि वह चेतश को जाने देगा। इसके बाद दक्ष ने चेतश को खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब दक्ष सुधांश के पास गया, तब दक्ष ने उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। जिसके बाद दक्ष गिरीश के पास गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन इससे गिरीश को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। इधर ये सब देखकर कनिका की आंखें चमक उठी। इधर दक्ष ने इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, वह इन सबको सबक सिखाना चाहता था। इसके बाद दक्ष अपने घोड़े पर सवार उस विसल रेस्तरां से धीरे धीरे गुजर गया। इधर चेतश दक्ष को दूर जाता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे को देखकर ये साफ पता चला रहा था कि वह कितने गुस्से में था और वह दक्ष से किसी भी तरह से बदला लेने का मन बना चुका था। कुछ ही समय में दक्ष का घोड़ा जल्द ही सेन परिवार के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जब सेन परिवार के सदस्यों ने दक्ष को वापस आते हुए देखा, तब उन सभी के बीच चर्चाएं शुरू हो गई। दक्ष वापस आ गया है। मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि आखिर ये कचरे का टुकड़ा अब साधना के किस स्तर पर पहुंच गया है। भले ही वह वापस आ गया है, लेकिन उसके वापस आने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। वह यहाँ केवल खुद को और अपने पिता को अपमानित करने के लिए ही वापस आया है। परिवार के उच्च पद पर स्थित लोगों के बेटे और बेटियां अब बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। भले ही दक्ष अब अपनी मेहनत से साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर ही क्यों न पहुंच गया हो, लेकिन वह परिवार के अन्य युवा लोगों से अभी भी बहुत कमजोर है। हाँ, वास्तव में भले ही उसने विपिन को पहले हरा दिया था, लेकिन परिवार के अन्य लोगों की तुलना में विपिन बहुत कमजोर था। उसे हराना कोई उपलब्धि की बात नहीं है। अगर मैं दक्ष की जगह होता तो मैं वापस नहीं आता और कहीं जाकर छुप जाता। इस समय परिवार के सभी सदस्य जो दक्ष को देख रहे थे, उनके बीच इसी तरह की चर्चाएं चल रही थी। सभी लोग दक्ष को हे दृष्टि से देख रहे थे। वह सभी चुपचाप दक्ष का उपहास उड़ा रहे थे। उनमें से किसी ने भी ये सभी बातें तेज आवाज में कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कोई भी परिवार के मुखिया को नाराज नहीं करना चाहता था। भले ही दक्ष को परिवार में यंग मास्टर का दर्जा प्राप्त था, लेकिन सभी लोग अभी भी उसे एक बेकार और नाकारा इंसान ही मानते थे। इधर इस समय तक दक्ष परिवार के मुख्य आवास तक पहुंच चुका था। यह आवास बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन यह बहुत साफ और शांत था। यहाँ केवल दक्ष और उसके पिता ही रहते थे। उस आवास को देखते हुए दक्ष ने भावनात्मक आह भरी और फिर वह भवन के अंदर चला गया। जब दक्ष अपने पिता के कमरे में पहुंचा, तब वहां अपने पिता आदित्य सेन को देखकर दक्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दक्ष ने कहा, पिताजी। इस समय दक्ष के पिता बैठकर एक पेंटिंग बना रहे थे। जब उन्होंने दक्ष की आवाज सुनी, तब वह एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। इसके बाद उन्होंने अपनी पेंटिंग को एक तरफ रख दिया और पीछे मुड़कर उन्होंने अपने चेहरे पर एक गर्मजोशी मुस्कान के साथ कहा, दक्ष, आप वापस आ गए। हमें आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। इस पर दक्ष ने भी अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। आगामी 7 दिनों में परिवार की वार्षिक प्रतियोगिता होने वाली है, इसलिए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मैं भी उस वार्षिक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए वापस आया हूं। ये कहने के बाद दक्ष उस पेंटिंग की तरफ देखने लगा, जिसे उसके पिता ने अभी अभी बनाया था। जब भी दक्ष के पिता अकेले होते थे, तब वह पेंटिंग करना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें पेंटिंग का जुनून था। इतने दिनों तक दक्ष ये तो जानता था कि उसके पिता को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसने आज तक अपने पिता की एक भी पेंटिंग नहीं देखी थी।
इधर दक्ष की बात सुनकर आदित्य सेन ने तुरंत कहा, नहीं दक्ष, तुम्हें इस वार्षिक प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तुम अन्य लोगों को ही इसमें हिस्सा लेने दो और उन्हें एक दूसरे से लड़ने दो। परंतु क्यों पिताजी? दक्ष ने अपने पिता की बात सुनकर भ्रमित भाव से कहा। इस पर आदित्य सेन ने अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, इस वर्ष की वार्षिक प्रतियोगिता में परिवार के सभी लोग हमें हारते हुए देखना चाहते हैं ताकि वह हमारा मजाक उड़ा सके। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि तुम सावधान रहो। ये कहने के बाद आदित्य सेन ने एक आह भरी। आज का सेन परिवार बदल रहा था। अब यह पहले की तरह शांत नहीं रह गया था। परिवार में उनके अपने दोनों चचेरे भाई और परिवार के कुछ बड़ों ने मिलकर आदित्य सेन को परिवार के मुखिया के पद से हटाने के लिए योजना को लागू करना शुरू कर दिया था, जिससे आदित्य सेन को चिंता थी कि उनकी इस योजना का शिकार कहीं दक्ष ना हो जाए, जिससे उन्हें दक्ष की चिंता थी। दक्ष भी अपने पिता की चिंता को समझ रहा था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। इस बार उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। दक्ष अब पहले ही साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच गया था। भले ही कुछ मजबूत योद्धा वार्षिक प्रतियोगिता में हिस्सा ले, किंतु दक्ष को विश्वास था कि अब शुद्ध ऊर्जा के नीचे का कोई भी योद्धा उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। इधर जब आदित्य सेन ने दक्ष की ऐसी आत्मविश्वास से भरी बातें सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गए और फिर वह दक्ष की आंखों में गहराई तक देखने लगे, ये देखकर कि उनका बेटा कितना दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा हुआ। उनके चेहरे पर अगले ही पल एक मुस्कान आ गई। हाँ, अगर मेरा बेटा वहां जाना चाहता है तो हम वहां जरूर जाएंगे। मैं भी ये देखना चाहूंगा कि वो लोग मुझे मेरे पद से कैसे हटाते हैं। दक्ष को दृढ़ देखकर आदित्य सेन ने भी अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन फिर इसके बाद आदित्य सेन ने कहा, लेकिन दक्ष, इस वार्षिक प्रतियोगिता के दौरान तुम्हें सच में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मैंने सुना है कि अनिमा पहले ही शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में अगर तुम वार्षिक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हो तो इसकी बहुत संभावना है कि वह तुमसे अपने पिता के हुए अपमान का बदला जरूर लेने का प्रयास करें। ये सच है। अनिमा पहले ही शुद्ध ऊर्जा के स्तर तक पहुंच चुकी है। लेकिन आप चिंता ना करें पिताजी, इसके बाद भी वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके बजाय मुझे उससे अपना एक हिसाब पूरा करना है। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक ठंडी हत्या के इरादे के साथ कहा। अनिमा ने 4 पर्वतीय संप्रदाय में जाकर उसे 4 पर्वतीय संप्रदाय से निष्कासित करने और उसे मारने का प्रयास किया था, और जब वह नाकाम रही तब उसने दक्ष को मारने का मन बना लिया था। इसलिए दक्ष यहाँ ये देखना चाहता था कि आखिर अनिमा अब उससे अपना बदला कैसे लेने वाली थी। इसके बाद दक्ष ने कहा, पिताजी, अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मुझे और अभ्यास की आवश्यकता है। जब प्रतियोगिता का दिन आएगा तब आप मुझे लेने आ जाइएगा। इस पर आदित्य सेन ने भी मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। इधर ये कहने के बाद दक्ष ने अपने पिता से विदा लिया और जल्द ही वहां से निकल गया। भले ही दक्ष अब बहुत मजबूत हो गया था और साधारण ऊर्जा के स्तर पर अब कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन अनिमा के पास आग और बर्फ की सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट थी, जिससे निपटना इतना भी आसान नहीं था। दक्ष चाहता था कि उसके पास जितना भी समय बचा था उसमें वह जितना संभव हो सके उतना मजबूत हो जाए, ताकि उसकी तैयारी में कोई भी कमी न रहे। इसी समय सेन परिवार के आवासीय भवन के बाहर कुछ दूरी पर एक हल्के लाल रंग का घोड़ा सरपट दौड़ रहा था। उसके ऊपर एक महिला बैठी हुई थी। यह महिला अनिमा थी। उसने लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ था। इस समय वह एक बेहद रईस बच्चे की तरह लग रही थी। उसकी शानदार मुद्रा को देखकर कोई भी उसके बारे में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह एक ऐसी रानी की तरह लग रही थी जो अपनी दीन जनता को नीची दृष्टि से देखती हो। जब अनिमा सेन परिवार के प्रवेश द्वार के पास पहुंची तब वहां खड़े सैनिकों ने तुरंत झुककर उसे सलाम किया। प्रणाम महामहिम। वो सैनिक दक्ष का जितना अपमान करते थे उससे कहीं ज्यादा वह अनिमा का सम्मान करते थे। वह अनिमा की ओर देखने का साहस भी नहीं करते थे, क्योंकि इसके लिए वह स्वयं को अयोग्य महसूस करते थे।
उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि एक दिन अनिमा परिवार में एक उच्च स्तरीय पद पर आसीन होगी। इधर अनिमा ने भी उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह स्वयं को सच में राजसी समझ रही हो। वह बहुत अहंकारी प्रतीत हो रही थी। इसके बाद वह जल्द ही सेन परिवार के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। उसके साथ स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के कपड़े पहने दो लोगों ने अनिमा का पीछा किया और उसके साथ चले गए। अनिमा को वहां से जाता हुआ देखकर एक सैनिक ने कहा, महामहिम पहले से बहुत बदल गई। वह पहले की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली और सुंदर हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इस सेन परिवार में अब कोई भी महामहिम अनिमा का मुकाबला कर सकता है। बेशक महामहिम पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है। वह अब शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंच चुकी है और उनके स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के दोस्त भी बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। वह उस कचरे के टुकड़े से कहीं अधिक मजबूत है जो स्वयं को यंग मास्टर कहता है। दूसरे सैनिक ने कहा। उन दोनों के मन में दक्ष के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं था। उनकी नजर में दक्ष और अनिमा में जमीन और आसमान जितना अंतर था। एक स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय का मुख्य शिष्य और बहुत राजसी था, जबकि दूसरा 4 पर्वतीय संप्रदाय का एक बाहरी शिष्य था और उसकी हैसियत इन सैनिकों की नजर में उनके जूते के धूल से भी कम थी। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि दक्ष कभी भी अनिमा से आगे निकल सकता है। इस समय अनिमा और उसके साथ आए स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के दोनों शिष्य तेजी से परिवार के आवासीय भवन की ओर चले गए। उनके घोड़ों की गति इतनी तेज थी कि उनके दौड़ने से उनके पीछे धूल का बादल उठने लग गया था। इस समय परिवार के सभी सदस्य अनिमा को देखकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपने भावी नेता को देख रहे हों। वह सभी दक्ष के आने से इतने उत्साहित नहीं थे जितना कि वह सभी अनिमा के आने से थे। इस समय कुछ बड़े तो उस भवन की ओर जा रहे थे जहां अनिमा के पिता अर्नव सेन रहते थे, ताकि वह अनिमा से मिल सके और उसे बधाई दे सके। इस समय अनिमा का एक उज्जवल भविष्य उसका इंतजार कर रहा था, जो परिवार के अन्य सदस्यों से भी संबंधित था। सेन परिवार के सभी लोग अर्नव सेन को परिवार के मुखिया का पद प्राप्त करने में मदद करने के इच्छुक थे, क्योंकि इससे अनिमा को और अधिक शक्ति प्राप्त होती। अनिमा परिवार की शोभा थी। एक बार अगर अर्नव सेन परिवार का मुखिया बन जाता, तब अनिमा के कारण परिवार को बहुत फायदा होता और अर्नव सेन के करीब होने के कारण उन सभी को भी इससे बहुत लाभ होता। वह सभी अनिमा से अनुग्रह प्राप्त कर सकते थे। भविष्य में अनिमा की उपलब्धि जितनी अधिक होती, उनके लाभ उतने ही अधिक होते जाते। इस तरह से उन्हें परिवार में केवल अनिमा और अर्नव सेन के सामने ही विनम्र होने की आवश्यकता थी। इसके अलावा उन्हें और किसी के सामने विनम्र रहने की आवश्यकता नहीं थी। जल्द ही अनिमा अपने पिता से मिलकर अपने कमरे में चली गई और उसके साथ आए उसके दोस्तों को उसके पिता अर्नव सेन ने अतिथियों के कक्ष में भेज दिया। उन्होंने उन दोनों का भी बहुत सम्मान किया और उनको आदर पूर्वक उनके अतिथि कक्ष में भेजवाया। जब अनिमा अपने पिता से मिलकर अपने कमरे में पहुंची, तब उसने खिड़की से उस दिशा में देखा जहां दक्ष का भवन था। दक्ष का भवन अनिमा के भवन से छोटा, उजाड़ और बहुत शांत था। इस समय उस दिशा में देखते हुए अनिमा के शरीर से एक ठंडी हत्या का इरादा निकल रहा था। वह अपने उस वादे को नहीं भूली थी जो उसने 4 पर्वतीय संप्रदाय से निकलते समय स्वयं से किया था। अनिमा ने कहा, इस बार मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि मैं तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर दूं, ताकि तुम फिर कभी किसी को भी अपमानित करने का साहस न कर सको।